चलिए बेटा स्टार्ट कर लें। देखो लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। बेटा पीछे सारे बच्चे इधर ध्यान दें। आपके लिए अलग से नोटेशन नहीं देना होगा। तो मैंने बोलना चालू कर दिया तो फिर बेटा इधर ध्यान दिया करो। इतने भी क्या बिजी बातों में कि आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इतनी स्लो आवाज़ भी नहीं आ रही है, ठीक ठाक आवाज़ जा रही है ना? तो सुनना चाहिए कम से कम। बेटा लास्ट टाइम पर जो हमने डिस्कशन किया था, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हमने तीन कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट वन इज़ पर्सनल अकाउंट, जहाँ हमने डिस्कस किया था अकाउंट ऑफ एनी नेचुरल पर्सन या अकाउंट्स ऑफ एनी आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरी कैटेगरी थी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेकंड एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया था नॉमिनल अकाउंट्स को लेकर के, जहाँ हम बोल रहे थे इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट बोले जाते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी रियल अकाउंट की, जहां हम बात करते हैं ऐसा अकाउंट जो ना तो पर्सनल है और ना ही नॉमिनल है। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? रियल नेचर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा अकाउंट जो ना तो पर्सनल अकाउंट है और ना ही नॉमिनल अकाउंट है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? रियल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये टॉपिक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कि कुछ सर्टेन से एग्जाम्पल लेकर के अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक पॉइंट और डिस्कस कर लिया था कि अगर शॉर्टकट तरीके से बिना दिमाग लगाए, जैसे होता है ना रटने वाली चीज़ें, जहाँ बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली अगर आंसर करना हो तो कैसे आंसर करेंगे, बिना डेफिनेशन को पढ़े आंसर करना हो। तो मैंने आपको एक तरीका दिया था कि जो अकाउंट आपके ट्रेडिंग और पीएनएल में आते थे 11th क्लास में जब आपने बनाया था, वो सारे अकाउंट आपके कैसे अकाउंट होते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट। और जो अकाउंट आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आते हैं, वो कैसे अकाउंट बन जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। और असेट साइड में सम आर पर्सनल एंड सम आर रियल। वहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लेंगे कि भाई कौन सा पर्सनल अकाउंट और कौन सा हमारा रियल नेचर का अकाउंट है। तो हमारे लिए काम क्या रह जाएगा? थोड़ा सा ईजी हो जाएगा उस दौरान इन सारी चीज़ों को कवर करना। तो ये सारी टिप्स हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस कर लिए थे। इस थ्योरी को भी डिस्कस कर लिया था कि भाई इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस किसे बोला जाता है। इसके साथ साथ पर्सनल अकाउंट में किस किस को हम शामिल करते हैं। कुछ खास मुद्दे निकल के आए थे कि ऐसा कोई एक्सपेंसेस का अकाउंट है जिसका पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट नहीं हुआ तो उस पार्टी के नाम से उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर पार्टी के नाम से रिकॉर्ड ना करके अगर उसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड के नाम से रिकॉर्ड कर रखा है, तो भी वो कैसा अकाउंट रहेगा? हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट ही रहेगा। वो हमारा नॉमिनल और रियल नहीं बन सकता। ये से अनूप भाई, अगर हम बात करेंगे कि पार्टी का अकाउंट है तो पर्सनली रहेगा ना, किसी पर्सन का अकाउंट है भाई, पर्सन की जगह पर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नेम यूज़ कर लेते हो तो भी वो कैसा अकाउंट रहेगा? पर्सनल अकाउंट। ये मुद्दे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। लास्ट क्लास में जब बेसिक हमने स्टार्ट किया था तो बोला था कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? रिकॉर्डिंग का होता है। रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो दो तरीके होते हैं रिकॉर्डिंग करने के। फर्स्ट वन इज जनरल एंट्री बना करके, सेकंड वन इज सब्सिडरी बुक्स के थ्रू। जनरल एंट्री बना करके अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो वहाँ भी फर्दर दो मेथड्स हो जाते हैं। पहला मेथड गोल्डन रूल अप्रोच, सेकंड मेथड डायमंड रूल अप्रोच। गोल्डन रूल अप्रोच को सीखने के लिए, समझने के लिए हमको दो चीज़ों पर कमांड करना पड़ता है, टू थिंग्स को कमांड करना पड़ता है, कैटर करना पड़ता है। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेकंड वन इज रिलेटेड गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल को अब हम नोट डाउन करेंगे और उसके बाद हम रिलेट करके कोई भी जनरल एंट्री बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट डिस्कस कर लिया है, और मैंने आपको बोला भी था कि किसी भी बुक्स में कहीं से भी कोई अकाउंट्स आपको ऐसा मिले जो कंफ्यूज कर रहा हो, जहाँ समझ ना आ रहा हो कि सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसे किस कैटेगरी में डालेंगे, तो वो सारे अकाउंट्स एक एक करके अभी डिस्कस कर लेते हैं। करा था घर पे रिसर्च कुछ? सर घर जाके ना कुछ याद नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना। वो इधर क्लास का वर्क है ना, क्लास तक ही याद रहता है, घर जाके याद नहीं रहता। ऐसा है क्या? किया किसी बच्चे ने ट्राई किया किसी बुक वगैरह से? अगर ट्राई नहीं किया तो अभी बहुत सारे अकाउंट्स आपने पहले सुन रखे होंगे। आप
डिस्कस करते चले जाएं मेरे साथ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है तो वो बताता चला जाए। हाँ जी बच्चों, कोई अकाउंट्स ऐसा जिसको आपको लगता हो कि सर इस पर्टिकुलर अकाउंट्स के बारे में बताइए, ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए। सम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा ऑन दिस टॉपिक। बताओ बेटा बताओ। बेसिकली आप पूछ सकते हैं, क्वेरी रख सकते हैं। चलो घर पर डिस्कस नहीं किया तो अभी तो कुछ याद आ रहा हो, इतना सारा अकाउंट्स पढ़ा है तो कई बार लगता है ना कि सर ये पर्टिकुलर अकाउंट हमने सुन रखा था, आप इसको बताइए कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। हम डेफिनेशन से डिस्कस करेंगे, कनेक्ट करके मैं आपको कन्वे कर दूंगा। किसी ने ट्राई नहीं किया घर पर? चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ फिर। जल्दी से बताओ बेटा। कैश अकाउंट, कैसा अकाउंट है? बोला बोलो बेटा बोलो। कैसा अकाउंट है बेटा? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि सर ना तो ये नॉमिनल है, खर्चे का अकाउंट है, और ना ही ये किसी पर्सन का अकाउंट है। जो नॉमिनल ना हो, पर्सनल ना हो, किस में कैटेगराइज कर देते हैं? रियल में। और वैसे भी ये टेंजिबल थिंग्स का अकाउंट है। कैश जो है टेंजिबल होता है, दिखाई देता है, टच कर सकते हैं उसे। तो बेसिकली टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट्स हमारे क्या हो जाते हैं? रियल। तो इसको हमने रियल में क्लासीफाई कर देते हैं। अगला बेटा, इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग बैंक अकाउंट। कैसा अकाउंट है? क्यों बेटा? चलो मानते, सहमत नहीं हूं मैं इस बात से। और बेटा रियल अकाउंट क्यों है बेटा? हर असेट साइड में आने वाला अकाउंट रियल नहीं होता। असेट साइड के लिए हमने ये रूल बनाया था, रटने वाला भी, कि असेट साइड में हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चेक कर देंगे कि वो रियल है या पर्सनल है। नॉमिनल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये बैलेंस शीट में आता है। अब रियल या पर्सनल में से एक है। पर्सनल है तो क्यों है? क्योंकि बैंक का अकाउंट है और बैंक एक पार्टी है। आप बैंक के पास पैसे जमा करके आए तो एक पार्टी के पास पैसे जमा कर दिए आपने। बैंक एक पार्टी है, और किसी भी पार्टी का अकाउंट भले ही आप उसके नाम से ना लिखें, किसी रिप्रेजेंटेटिव नाम से मेंटेन कर लें, तो भी वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट ही होता है। बट इस अकाउंट की एक खासियत है, आप इसे रियल भी एज्यूम करके अकाउंटिंग एंट्री बना लेना, गलत नहीं होगी कभी भी। क्योंकि बैंक बैलेंस इज इक्वल टू कैश। आप इसे रियल एज्यूम करके भी एंट्री बनाओगे ना, तो भी एंट्री सही होगी। परंतु अगर इसके नेचर की बात करें तो नेचर पर्सनल अकाउंट बोला जाएगा, इसे रियल नहीं बोल सकते। क्योंकि रियल उसको बोलते हैं जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, और ये तो इटसेल्फ पर्सनल अकाउंट है। मान के चलो आप बैंक हो, आपका बैंकिंग बिजनेस है, बैंक नहीं हो, मैं मान के चलता हूँ साहूकार हो। साहूकार तो समझते हो ना, पुराने टाइम में जो गरीबों का शोषण किया करते थे, जिनका ब्याज कभी चुकाया ही नहीं जाया करता था। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पैसे उधार लिए, तो मेरे लिए आप बैंकर हो। अब बैंकर्स के पास या तो पैसे जमा करे जाते हैं या पैसे उनसे उधार लिए जाते हैं, दो ही रीज़न हो सकते हैं। तो सामने वाली पार्टी जब आर्टिफिशियल एंटिटी भी होती है ना, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कंपनी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी बैंक के फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में काम कर रहे हैं, अगर उसके पास हमारा पैसा डिपॉजिट है और उसके पास जितना पैसा हमारा डिपॉजिट है उतना हमने यहाँ पर उसे मेंटेन कर रखा है एसेट्स के तौर पर, राइट? तो वो एक पार्टी का अकाउंट है, और उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? पर्सनल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? मोस्ट ऑफ द टाइम पर बेटा होता क्या है कि किसी से भी आप पूछोगे तो जैसा कैश के लिए फीलिंग आता है ना, वैसे बैंक के लिए रियल बताने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट चांसेस पे नहीं जाना, एक्चुअलिटी पे जाना है। एक्चुअलिटी क्या है? ये पार्टी का अकाउंट है, क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल एज्यूम करके कभी भी एंट्री बनाओगे तो भी गलत नहीं होगी,
और हाँ इतना बता देता हूँ मैं अकाउंटिंग प्रैक्टिस से, क्योंकि अभी भी रियल एज्यूम करके एंट्री बनाना 99.99 या 100% भी आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। वो बात अलग है कि आपने वो फील गलत कर लिया, वो एक अलग एस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा गुड्स इन ट्रांजिट। कैसा अकाउंट है? अच्छा, गुड्स इन ट्रांजिट होता क्या है वैसे? गुड्स इन ट्रांजिट सुना है पहले कभी? अच्छा, ट्रांजिट सुना है? ट्रांजिट का मतलब रास्ते में। ये कन्वे कर देता हूँ मैं आपको। आपने सामान खरीदा और वो सामान अभी रास्ते में है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स चाहे रास्ते में हो या गोडाउन में आ गया हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने खरीद लिया है और आपने वो अकाउंट अगर ओपन करना है तो वो कैसा अकाउंट हो जाएगा आपके लिए? नॉमिनल अकाउंट। खर्चा कर दिया, कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। यस या नो? गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स चाहे गोडाउन में है, रास्ते में है, या आपके स्टोर में रखा हुआ है, कहीं पर भी रखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है? गुड्स तो गुड्स रहेगा ना। तो गुड्स इन ट्रांजिट इज इक्वल टू नॉमिनल अकाउंट। तो होगा क्या कि कई बार हम ना कंसेप्ट से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो किसी भी अकाउंट को हम इजीली बता सकते हैं। अगर कोई आपको कंसेप्ट कन्वे कर दे ये है क्या, तो फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप उसे कन्वे कर पाओगे। आगे बढ़े बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। कैसा अकाउंट है बेटा? फर्नीचर अकाउंट इसे तो सभी बता सकते हो। टेंजिबल थिंग्स के अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है, या तो पर्सनल होगा या रियल होगा। असेट साइड में आ रहा है, पर्सन का अकाउंट है नहीं, तो कैसा अकाउंट बन जाएगा? रियल अकाउंट। बेटर लॉस बाय फायर। लॉस किसी भी चीज़ से हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लॉस तो लॉस होता है। लॉस बाय फायर, तो कैसा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। गुडविल कैसा अकाउंट है बेटा? गुडविल अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल तो है नहीं, ठीक है। असेट्स का अकाउंट है। एसेट्स टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, दोनों ही केस में कैसा होता है? रियल। कॉपीराइट। कॉपीराइट भी आपका बेटा इंटेंजिबल असेट्स होता है, कैसा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? डेप्रिसिएशन कैसा अकाउंट है? पक्का? डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा लॉस का अकाउंट है, और लॉस के सारे अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल। तो डेप्रिसिएशन है क्या कि जब किसी असेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे ग्रेजुअली कोई कमी आती है, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो धीरे धीरे जो कमी आ रही है दैट इज नोन एज नॉमिनल। एक खतरनाक से अकाउंट का नाम बताओ। अगर ये आपने बता दिया तो समझो कि आप एक्सपर्ट हो गए इस फील्ड के। सस्पेंस अकाउंट बताओ बेटा कैसा है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? बोलो बेटा। सस्पेंस अकाउंट सुना तो है, यूज भी किया होगा। सस्पेंस को तो यूज भी किया होगा। कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? कहाँ लिखा है?
और क्यों है रियल? सस ऐसा नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है वो टेम्परेरी एसेट्स का ही अकाउंट होगा। सस्पेंस, हमारा सस्पेंस का मतलब है वो किसी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, कई बार किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई सस्पेंस किस वजह से आता है? कहीं अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ है तभी तो सस्पेंस आता है, नहीं तो आपकी टैली एंट्री टैली हो जाती है। नॉमिनल अकाउंट में गड़बड़ हो गई तो वो नॉमिनल है, रियल में गड़बड़ हो गई तो रियल है, और पर्सनल में इशू क्रिएट हुआ तो पर्सनल हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दो कांट डिफाइन। कोई ज़्यादा होशियार बने तो पूछ लेना, बता सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट है। ठीक है, पूरा टाइप्स ऑफ अकाउंट आता है तो बता दो सस्पेंस अकाउंट कैसा अकाउंट है। हाँ बेटा बोलो, कुछ डाउट है? कुछ ऐसे वैसे मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जस्टिफाई कर दूंगा। सस्पेंस अकाउंट किसी भी लेवल पर, एरर हमारी किसी भी लेवल पर हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर हो सकती है। और ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। एरर्स भी हमारी ऑल टुगेदर 3 डिफरेंट लेवल पर होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो जहाँ हम बात करते थे कि भैया ट्रायल बनने से पहले ही एरर हो गया तो उसे लेवल 1 बोलते थे। ट्रायल बनने के बाद और साथ ही साथ में फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर एरर हुआ तो लेवल 2, और फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी एरर हो गया तो लेवल 3, जहाँ हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करते थे। तो एरर हमारा किसी भी लेवल पर हो सकता है, किसी भी अकाउंट में हो सकता है। सस्पेंस किसी भी रीजन से जनरेट हो सकता है। तो सस्पेंस के लिए अगर हम बात करें, हम ये लिखें कि किस टाइप का अकाउंट है, तो उसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब ज़बरदस्ती का कोई अपना थ्योरी लगा दे कि भाई मैं इसको ये मान के चल रहा हूँ, ऐसा मान के चल रहा हूँ, वैसा मान के चल रहा हूँ, तो मानने से कुछ नहीं होता। लेकिन लॉजिक आप सोचो कि गड़बड़ हमारा किसी भी अकाउंट में हो सकता है, बाद में उसी अकाउंट को हम करेक्ट करेंगे। तो जब हम रियल पर्सनल नॉमिनल अगर आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो एक्चुअल में अकाउंट आपके सामने होना चाहिए। अगर अकाउंट आपके सामने नहीं है तो उसका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर सकते कि वो रियल होगा या पर्सनल होगा या फिर नॉमिनल होगा। सस्पेंस इज़ अ वर्ड, वो कोई अकाउंट नहीं है। इसे इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई इतनी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है, ये सर्च करनी है। अब उसे हम अकाउंट एक फ्लो में लगा लेते हैं उसके सामने, बट सस्पेंस इज अ सस्पेंस। तो बोले वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को, एरर को फाइंड आउट करेंगे, राइट। चलिए बेटा, डेप्रिसिएशन की बात कर ली, सस्पेंस की बात कर ली, अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। बैड डेट्स कैसा अकाउंट है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को। बैड डेट का मतलब लॉस हो गया, और लॉस हमारा कैसा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। बहुत सिंपल था, सभी ने इसे फील कर लिया होगा। आगे है बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बेटा बातें नहीं, इतने शांत माहौल में शांति से ही पढ़ा करो, अपने आप को हाईलाइट मत किया करो। आगे बढ़े बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बताओ बेटा ये कैसा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोलो बच्चों बोलो। पर्सनल अकाउंट क्यों बेटा? और बेटा इसके अलावा किसी का कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रीज़न? अच्छा ये नॉमिनल अकाउंट है क्या? लॉसेस का अकाउंट नहीं है? प्रोविज़न बना रहे हैं बैड डेट्स के लिए, क्या ये लॉस नहीं है? सर कैसे भी हाँ ना करवा लो, हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक। बेटा देखो, कंसेप्ट को समझो। एक होता है डिस्काउंट देना डेटर्स को। जैसे लेट सपोज किसी से मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, मैंने उससे बोला एक काम करो तुम अभी पेमेंट करो, मैं तुम्हें 5,000 का डिस्काउंट देता हूँ। 95 उसने दिए, 5,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, वो मेरा लॉस हो गया। डिस्काउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। दूसरा होता है कि मान के चलो किसी को, कोई मुझे 10,000 रुपये देने वाला था, मैं बार बार उससे पैसे मांग रहा था, वो पैसे दे ही नहीं रहा है। कुछ टाइम ऐसे ही निकल गया, बाद में वो पर्सन ही गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा सर्च करने पर।
अब क्या किया जाए, अब उसके चक्कर में हम दुनिया छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे, जो चला गया जाने दो फिर उसे। तो दैट इज नोन एज बैड डेट्स। पैसा मिलने वाला था 10,000 रुपये, लेकिन सामने वाले ने पे नहीं किया, वो भी लॉस हो गया बैड डेट से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लॉस तो होता नहीं है, सामने वाले ने अभी ये नहीं करा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, या वो गायब भी नहीं हुआ, वो आपके सामने आ जा रहा है। लेकिन आपको कई बार ना इंटेंट पर डाउट होता है। अगर किसी की इंटेंट पर डाउट है कि वो गड़बड़ कर सकता है, हो सकता है वो गड़बड़ करे या फिर ना करे, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोविज़न। बट वो प्रोविज़न उस टाइम तक लॉस होता नहीं है, लॉस होने की संभावना होती है, उसको एडवांस में ही हम मेंटेन करके चल लेते हैं। और जब भी हम प्रोविज़न बनाते हैं तो कई बार जैसे हमने डेटर की जगह पर हम उस पर्टिकुलर प्रोविज़न को यूज़ कर ले रहे हैं, यानी कि डेटर के बैलेंस को हम मेंटेन कर लेते हैं। कि एक तो तरीका ये होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे बैड डेट्स हुआ, तो मेरा कोई 10,000 का डेटर्स था, 10K का, वो डेटर्स में उसका बैलेंस आ रहा था, मैंने इसे बैड डेट्स एज्यूम किया, और बैड डेट्स एज्यूम करके बेटा इसको 10,000 को पूरी तरीके से ख़त्म करके ज़ीरो कर दिया। अब ना तो पार्टी का बैलेंस रहा है, ना मैं पैसे उससे मांगूंगा। लेकिन अगर मुझे इंटेंट पर डाउट है तो मैं इस बैलेंस को ख़त्म नहीं करूंगा, डेटर का बैलेंस मेरा बना रहेगा, लेकिन कुछ एक्टिविटी मैं ऐसे करने वाला हूँ जिससे कि बैलेंस शीट में ये ना दिखाई दे, या बैलेंस शीट में इसका जो इम्पैक्ट है, असेट्स का इम्पैक्ट मेरा कम हो जाए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे संभावना है कि 10,000 के डेटर्स मेरे क्या हो जाने, बैड डेट्स होने की संभावना है, तो उसके लिए प्रोविज़न बना सकता हूँ मैं। अब जब भी प्रोविज़न बनेगा तो प्रोविज़न हमेशा आपके पीएनएल से चार्ज हो जाता है, जहाँ हम पीएनएल को डेबिट कर देते हैं और प्रोविज़न को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। पीएनएल को डेबिट किया और प्रोविज़न क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो प्रोविज़न का अमाउंट हमारा चला जाता है फिर लाइबिलिटी साइड में, राइट। या फिर अगर वो प्रोविज़न असेट से रिलेटेड है तो लाइबिलिटी साइड में, रिजर्वेशन सरप्लस साइड में दिखाने के बजाय उसे हम असेट्स से माइनस करके दिखा देते हैं। अब इस सर्कमस्टांसेस में जब मैं डेटर्स की बात करता हूँ तो दो पिक्चर सामने आ जाती हैं। एक तो वो डेटर से माइनस हो रहा है तो वो डेटर का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, दूसरा वो रिजर्वेशन सरप्लस में जाता है, अगर कोई अदर प्रोविज़न है तो, कोई अदर प्रोविज़न भी होगा तो रिजर्वेशन सरप्लस में दिखाना जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि वो एक तरीके से प्रॉफिट है, लेकिन संभावना है कि वो प्रॉफिट ना भी मिले आपको, तो रिजर्वेशन सरप्लस में जाने वाला अकाउंट भी आपका पर्सनल हो जाता है। किसी पार्टी, किसी डेटर के बैलेंस से, किसी पर्सनल पर्सन के बैलेंस से अगर कोई बैलेंस अमाउंट कम कर रहे हो तो भी वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो कई एंगल से अगर हम इसे एनालाइज करते हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा बेटा, पर्सनल की कैटेगरी में ही आएगा। यस या नो, क्योंकि एक्चुअल लॉस हो जाता, लॉस होता हमारा, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसे नॉमिनल बोल देते। जैसे कि हमने बैड डेट्स को नॉमिनल बोला, डिस्काउंट को नॉमिनल बोला, इट्स नॉट अ लॉस। ये हमारी खुद की एजुम्सन है कि इतना लॉस हो सकता है, तो उस पर्सन के बैलेंस को हम कम करके चल रहे हैं, तो वो भी पर्सनल अकाउंट हो गया। और क्योंकि उसे एक बैलेंस के तौर पर, रिजर्व के तौर पर हम कहाँ दिखा रहे हैं, रिजर्वेशन सरप्लस में। तो जो रिजर्वेशन सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स आते हैं बाद में वो हमारे ओनर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ओनर्स को रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट क्या हो जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात क्लियर। देखो कुछ आप ऐसे भी समझ लो कि आप जब भी पीएनएल बनाते हो ना, तो जितने भी डेबिट साइड में आप एक्सपेंस दिखाते हो वो आपके प्रॉफिट के बैलेंस को कम करते हैं। मान के चलो यहाँ पर अगर आपने एक प्रोविज़न के नाम से कोई 10,000 की अमाउंट दिखा दी, तो 10,000 से आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेट प्रॉफिट किधर जाएगा, आपका रिजर्वेशन सरप्लस में जाएगा, और ये रिजर्व भी किधर जाएगा, उधर लाइबिलिटी में, रिजर्वेशन सरप्लस में ही जाएगा। बट काम कितना, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि ये तो एक जनरल प्रॉफिट का बैलेंस है, और ये एक ऐसा प्रॉफिट का बैलेंस है जो राइट ऑफ होने के लिए तैयार बैठा है कि अगर लॉस हो तो क्या करना अपनी बैलेंस शीट में, आपकी असेट्स में डेटर में इधर लॉस होगा, 10,000 से डेटर इधर खत्म होंगे, तो 10,000 से प्रोविज़न का बैलेंस आप इधर से ख़त्म कर देना, तो एक आइटम लाइबिलिटी से ख़त्म हो जाएगा, एक आइटम असेट से ख़त्म हो जाएगा अगर लॉस होता है तो। अगर लॉस नहीं होता तो इसे रिवर्स कर देना, पीएनएल में दोबारा से क्रेडिट साइड में पहुंचा देना, राइट। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब पढ़ते हो तो उनमें बोला जाता है कि अगर असेट से रिलेटेड लॉस है तो आप प्रोविज़न बना रखा है तो उसे असेट से माइनस करके अलग से दिखा करके आउटर कॉलम में
एक्चुअल वैल्यू आप दिखा दो। तो ये कंसेप्ट अलग आ जाते हैं, बट मुद्दा हमारा इसकी अकाउंटिंग या प्रेजेंटेशन का नहीं है, मुद्दा है हमारा सिर्फ कि क्या ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स या कोई अदर प्रोविज़न की बात करते हैं तो क्या ये नॉमिनल अकाउंट होंगे, क्योंकि ये लॉस होता तो नॉमिनल होता, लॉस नहीं है तो नॉमिनल नहीं है। क्लियर? तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की बात करेंगे तो किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा ये? पर्सनल। रियल तो है नहीं, तो फिर कहाँ चला जाएगा? पर्सनल। वैसे भी कोई भी आइटम लाइबिलिटी साइड में जाए या पर्सन से कनेक्टेड हो तो क्या हो जाता है? पर्सनल। आगे बढ़े बेटा। इम्पेयरमेंट अकाउंट। इम्पेयरमेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। इम्पेयरमेंट का मीनिंग मालूम है? डेप्रिसिएशन मालूम है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब एक एग्जांपल में, आपने एक नई कार खरीदी, आज ही खरीद के लेके आए, और कार रास्ते शोरूम से घर लेके आ रहे थे, रास्ते में आपने उसे फेरारी बना दिया और किसी दीवार में अच्छे से हिट कर दिया। सेफ्टी फीचर अच्छे थे, भगवान की दुआ से आप सेफली बच गए, और कार का टोटल लॉस चला गया। 1 करोड़ की कार मान के चल रहे हैं और उसको आपने ठीक ठाक से लॉस पहुंचा दिया। बताओ बेटा, डिक्रीज इन वैल्यू हुआ या नहीं हुआ? क्या ये डेप्रिसिएशन है? क्या ये डेप्रिसिएशन है? जब भी हम बात करते हैं ना वैल्यू डिक्रीज, तो किसी भी रीजन से हो सकती है। जब वैल्यू ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अगर डिक्रीज होती है, ड्यू टू बियर एंड टीयर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू यूज ऑफ असेट्स, ऐसे करके, अगर हम ड्यू टू टेक्नोलॉजी, तो किसी भी रीज़न से, टाइम की वजह से, यूज़ की वजह से, धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर वैल्यू में गिरावट आती है तो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में धीरे धीरे गिरावट आएगी, दैट इज़ नोन एज अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आएगी, दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। बट स्लोली स्लोली, अचानक से अगर एकदम से कोई वैल्यू में कमी आती है, इन दैट पर्टिकुलर केस उसी गिरावट को, उसी डिक्रीज इन वैल्यू को इम्पेयरमेंट बोला जाता है। तो इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट फ़र्क इतना है कि अचानक से वैल्यू में गिरावट आती है किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न, तो दैट इज़ नोन एज इम्पेयरमेंट। और ग्रेजुअली अगर हमारी वैल्यू फॉल करती है तो दैट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। कई बार हम असेट्स यूज़ कर रहे होते हैं, चलते फिरते टकराते, वो गिर जाती है, टूट जाती है, तो वो इम्पेयर होगी उसकी वैल्यू, डेप्रिसिएट नहीं होगी। डेप्रिसिएट का मतलब है स्लोली स्लोली यूज़ करते रहते तब गिरावट आती। तो बेटा चाहे इम्पेयरमेंट हो या डेप्रिसिएशन हो, है तो दोनों लॉस ही ना। चाहे गिरावट स्लोली स्लोली हो या फिर एकदम से हो, है तो लॉस ही ना। और लॉस है तो फिर किधर जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनसेशन ग्रांटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। बेटा कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी कार वगैरह का इंश्योरेंस कराते हो, कि अगर कार में किसी भी तरीके का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी। चाहे वो लॉस आपका किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है या कोई अदर रीज़न से हो सकता है, चोरी चलेगी कार वगैरह, ऐसा रीज़न हो सकता है, तो कार कंपनी ने आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन ग्रांट किया। जल्दी से बताओ बेटा, ये जो इंश्योरेंस कंपनसेशन होगा, ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? सोचो इसके बारे में एक बार।
पर्सनल क्यों है बेटा? देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट ग्रांट कर दिया कि हम आपको इतने पैसे देने वाले हैं, तो वो एक तरीके से हमारे डेटर बन गए। और क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन हो, है तो पर्सन ही ना, जिससे पैसे लेने, किसी भी पर्सन से अगर पैसे लेने, तो कैसा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। हाँ, अगर ऐसा होता बेटा जो आप बात कर रहे हैं ना, कि लेट सपोज हमारी कार डैमेज होती, और डैमेज हो जाने के बाद हमारी 1 लाख की कार डैमेज होती और इंश्योरेंस कंपनी हमको 80,000 रुपीज़ ही ग्रांट करती, तो 20,000 का जो लॉस है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, बट हमारा 80,000 जो ग्रांट हो गया पैसा, वो तो अब सामने वाले से रिकवर करना है, और दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज कैसा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, कुछ थिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगेन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी टाइप का अकाउंट उठा लेना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसा अकाउंट? सुना है बेटा ये अकाउंट? मतलब बहुत बनाया सर 11th क्लास में, 12th क्लास में बनाया था, पार्टनरशिप चैप्टर में। कैसा अकाउंट है ये? इट्सेल्फ अकाउंट कैसा अकाउंट है? क्यों बेटा? बताओ ना बेटा, जब इतना बता दिया तो थोड़ा ये भी बता दो क्यों। और किस वैल्यू पर, किन ट्रांजेक्शन्स पर? सेल और परचेज ट्रांजेक्शन पर। जब हम असेट्स को सेल और परचेज करते हैं, तो इस अकाउंट का पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि भाई इन ट्रांजेक्शन्स पर हमारा शेयर परचेज के ट्रांजेक्शन प्रॉफिट है या फिर लॉस है। और वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके हम किधर ट्रांसफर कर देते हैं? किधर ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। भाई रियलाइजेशन पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो किधर चले जाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी हमारा कैसा अकाउंट हो गया बेटा? नॉमिनल अकाउंट। तो जिस अकाउंट का पर्पज ही प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है, वो अकाउंट हमारा इटसेल्फ कैसा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। बेटा एक अकाउंट बनता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कैसा अकाउंट है बेटा? ये भी आपने पार्टनरशिप चैप्टर में बनाया होगा। क्यों बनाते थे इस अकाउंट को? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया करते थे? कोई एरर वगैरह हो गया, उसे रेक्टिफाई करना है, तो बनता था पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। असेट्स को सेल परचेज करने के लिए रियलाइजेशन, कोई एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट, कुछ बंटवारा करना है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे करके हम कुछ स्पेशल अकाउंट बनाया करते थे 12th क्लास में। तो चाहे एडजस्टमेंट अकाउंट हो या फिर आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो, ये सारे अकाउंट कैसे अकाउंट हो जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। कि कहीं तो प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, कहीं कोई एरर को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, या फिर कहीं पर हम असेट्स को सेल परचेज करके उसका प्रॉफिट वर्कआउट कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट। गुडविल कवर कर लिया ना गुडविल तुमने? नेक्स्ट नोट करो बेटा, ड्राइंग अकाउंट कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जब ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। और किस कैटेगरी में आ जाएगा ये? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। बताइए, यहाँ तक जो हमने मुद्दे डिस्कस करे, कुछ सैंपल मैंने आपको अकाउंट्स आपके सामने रखे, आप रिप्लाई भी कर रहे थे, और लास्टली हमने इनको एनालाइज भी किया। अगेन मैं आपसे आज फिर होमवर्क दे रहा हूँ, कल आपके पास संडे रहेगा, अच्छे से टाइम मिल जाएगा आपको। नोट डाउन कर लो नोटबुक पे बेटा कि कल ना आपका क्या होमवर्क है, कि और ज़्यादा ऐसे अकाउंट सर्च करने हैं जो आपको कंफ्यूज करें। अगर आपको 10-5 अकाउंट मिलते हैं कहीं से ढूंढ के लाने के लिए, तो लेके आना, क्लास में डिस्कस करना, सर इस अकाउंट को बताओ, ये पर्सनल होगा, रियल होगा या नॉमिनल होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट?
तो घर पे जा कर के थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है इस मुद्दे पर। और अब अगले टॉपिक पर चलते हैं बेटा। यहाँ तक हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब हम बात कर लेंगे गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल और टाइप्स ऑफ अकाउंट दोनों को डिस्कस करने के बाद हम गोल्डन रूल अप्रोच से जनरल एंट्री बना पाएंगे, राइट, और हर तरीके की जनरल एंट्री को बना सकते हैं। इंटेंजिबल असेट्स होती हैं बेटा, पेटेंट का मतलब होता है कि कुछ फॉर्मूले आपने रजिस्टर करा लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को कंटेंट याद नहीं रहता, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा चाहता है कि सर कुछ ऐसा करो जिससे हमको कंटेंट याद रहे। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैंने एक रिसर्च करी, एक टैबलेट बनाई। अब बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसे एक टैबलेट खिलाता हूँ, एक गिलास पानी पिलाता हूँ, ठीक है, 2 सिर में चाटे मारता हूँ हल्के हल्के, और उसे एकदम से सीएस का सारा कंटेंट याद हो जाता है, जादू सा हो जाता है। सुनते लो बेटा, कंसेप्ट समझा रहा हूँ ना आपको। तो वो जो टैबलेट मैंने बनाई, वो जो रिसर्च करी, उसके लिए जो फार्मूला बनाया, वो फार्मूला ऐसा है जो किसी के पास है ही नहीं। बाकी सारे टीचर्स के पास बच्चा जा रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। मेरे पास बच्चा आता है, मैं सिर्फ एक टैबलेट खिलाता हूँ और एक्सपर्ट बना देता हूँ उसे। बाकी सारे टीचर्स बच्चों को दुखी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तब जा करके वो सीख पाते हैं, और वो भी ढंग से नहीं सीख पाते। तो मेन मुद्दे की बात है कि वो जो मेरा फॉर्मूला है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अब मुझे डर इस बात का रहता है कि मयंक आकर के उस फॉर्मूले को ना लेके चला जाए। हाँ या ना? ये डर रहेगा नहीं रहेगा भाई? किसी ने भी फॉर्मूला अगर वो कॉपी कर लिया तो कल को तो वो मेरे कंपटीशन में आ जाएगा कि उधर जाने की जरूरत क्या, वो फॉर्मूला 1 लाख रुपए में दे रहे हैं, यहाँ से 10-10 हज़ार में ले लो ये वाली टैबलेट। हाँ या ना? फिर आपसे आपका कोई दोस्त चुरा लेगा, वो कहेगा चलो 5-5 हज़ार में ही मैं सेल कर रहा हूँ इसको, तो इस तरीके से कहानी खराब हो जाएगी ना। मेहनत तो मेरी, बट बेनिफिट कोई दूसरा उठा रहा है उस बात का। तो क्या किया जाए, उस फॉर्मूले को रजिस्टर करवा लें। अब बेटा सुन लो इधर, आप ही के लिए आंसर कर रहा हूँ। आपने एक पहली बात जो क्वेश्चन पूछा तो उसको सुन भी लो। फॉर्मूला मेरा अच्छा है या नहीं? डर किस बात का है? सर चोरी हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, फिर हमको इसे पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर करवा लेना चाहिए। जैसे ही हम इसे रजिस्टर करवाएंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू जनरेट हो जाएगी, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फिर हम कॉमर्शियली सेल भी कर सकते हैं। कोई भी उसे यूज़ करे, टैबलेट बनाए, सेल करे, हमको रॉयल्टी पे करे। तो वो हमारे लिए क्या बन गई, इंटेंजिबल असेट। दिखाई नहीं दे रही लेकिन असेट्स है। यस है ना? आप सबके घर वालों ने एक बात जरूर बोली होगी आपको कि बेटा पढ़ लो, प्रॉपर्टी को कोई भी बांट सकता है बट पढ़ाई को कोई नहीं बांट सकता। अब जो इधर बैठ करके जो आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं ना, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप भी अपने ब्रेन में आईपीआर जनरेट कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे बच्चे इस एज में, ठंड का मौसम चालू हो गया है और बहुत ही प्रीमियम मौसम होता है बाहर घूमने के लिए, कॉलेज जा रहे हैं, क्लास में बैठने के बजाय गार्डन में घूम रहे हैं हल्की हल्की धूप में, बड़ा आनंद आ रहा है, मित्रों के साथ बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। इससे बढ़िया टाइम नहीं होता, और आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्लास में बैठे हो और वो भी टीचर को सुन रहे हो, कंसेप्ट पढ़ रहे हो। तो आप में और उन बच्चों में अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। वो बच्चे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्हांस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर। वो जब बीकॉम कर लेंगे ना, एमकॉम भी कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे अब क्या करें लाइफ में, अब तो लाइफ खत्म सी दिख रही है। घर वाले उधर से प्रेशर बना रहे होंगे उन बच्चों पर कि तुम्हारी शादी करनी है, कुछ सेटल करो, कहीं जॉब सर्च करो, जॉब ढूंढो। अब वो बच्चा जॉब ढूंढने जा रहा होगा, उसे जॉब नहीं मिल रही होगी, क्योंकि कौन देता है बीकॉम के बेसिस पे जॉब। जब तक आप सीएस बन के एक अच्छी खासी एमएनसी कंपनी से सैलरी उठा रहे होगे, तो उसका जो धूप में घूमना है कुछ टाइम के लिए, 2-3 साल के लिए, उसकी सारी ज़िंदगी दुखी करेगा। आपने अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर लिया, इंटेलेक्चुअल जनरेट कर लिया, बाद में आप काम कम करोगे। और वो जो धूप में घूमने वाला बच्चा है ना, ऐसे 4-5-10 आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, उन्हें डेली टास्क दे के जाओगे, काम सारा उनसे करवाओगे, नाम आपका होगा, तो सारी ज़िंदगी आप उन्हें दुखी करोगे। और वो हमेशा यही बोलेंगे, कभी भी देख लेना, हर एक व्यक्ति जो अकाउंटेंट होता है ना, वो क्या बोलता है, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज़्यादा जानता हूँ, उससे ज़्यादा काम करता हूँ। घर पर वो एक से एक्सक्यूज़ देते हैं, सारे दिन काम करता हूँ, आता है मेरा क्रेडिट लेके चला जाता है। उसको ये कौन समझाए कि उसने 3-4 साल अपने जो ख़राब करें, आंखें फोड़ी सुबह से लेकर शाम तक जो लगा रहा है, वो इसीलिए लगा रहा था कि तुम्हारे जैसे 10-5 को वो अपने अंडर में रखे, तुमसे काम करवाए और क्रेडिट ले और पैसा सैलरी अच्छा खासा उठाए।
तो मेन मुद्दा ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ करके मेहनत कर रहे हो, तो ये भी इंटेलेक्चुअली जनरेट हो रहा है, एक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है, और इस प्रॉपर्टी का एडवांटेज सारी लाइफ उठाओगे। लेकिन समस्या वाली बात है, इस प्रॉपर्टी को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ब्रेन के अंदर है। इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, सीएस पास करते हो तो वो आपके नाम से सर्टिफिकेट मिलता है, उसे कोई दूसरा नहीं छीन के लेके जा सकता। पता चला आपकी डिग्री कोई और ले गया, उसने एडिट करके अपना नाम लिख लिया, वो उसकी हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो जाता है आपकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे कोई हलवाई है, किसी ने स्पेशल तरीके से समोसा बनाना सीख लिया, बड़ा टेस्टी लगता है उसका दूसरों को, अब जैसे ही कोई दूसरा देखेगा उसे कॉपी करना चालू कर देगा, नहीं रोक सकता। बट कॉपी कर लो मैकडोनल्ड के बर्गर की, नहीं कर सकते आप, क्योंकि उन्होंने उसे रजिस्टर करा रखा है, उनके तरीके से नहीं बना सकते। उसके अलावा आप उसे तलो भूनो कुछ भी करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? हमारे दिल्ली में अगर देखा जाए बर्गर कितनी तरीके से बनता है, मैकडोनल्ड का अलग रहता है, और यहाँ फुटपाथ पर देखोगे तो हर किसी का अपना ही तरीका है, कोई कुछ भी कर देता है। हाँ या ना? कोई उसे भूनने में लगा हुआ है, कोई उसे तलने में लगा हुआ है, उसके अंदर का तो स्टफ का तो पूछो मत, उसका क्या क्या किस किस तरीके से उसे बना देते हैं। तो मैंने क्या बोला, आप 1000 तरीके से बना लो, लेकिन उनके तरीके से नहीं बना सकते जैसा मैकडोनल्ड बनाता है, और आपको वो सिमिलर टेस्ट मिलता भी नहीं होगा। तो मेन मुद्दे की बात है, जब किसी फॉर्मूले को रजिस्टर करा ले तो दैट इज नोन एज पेटेंट, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और आप भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऐसे बढ़ाते चलें, ठीक है बेटा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जब मैं आपको बाहर की जो दुनिया है उसका जो एक्चुअलिटी है उसकी फीलिंग्स मैं आपको दिलाता हूँ, बट उन फीलिंग्स में जाना नहीं है। कल से कोई ऐसा मत करना कि चलो कॉलेज चलेंगे घूमने फिरने, सही ट्रैक पर हो। इस एज में इस ट्रैक पर होना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। अब यहाँ से आगे जो काम करना है वो ज़्यादा काम नहीं करना, पाथ पर सही से चलना है बस। लेकिन ट्रैक तो आपने पकड़ लिया ना, कई बार लोगों को रास्ता नहीं मिलता। एक्चुअलिटी ये होती है कि मालूम ही नहीं चलता, वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं, उन्हें यही समझ नहीं आता करना क्या है। लेकिन आपने ट्रैक तो एटलीस्ट पहले सही सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ मेहनत करना है, कुछ एक साल में आप वो सारी चीज़ें अचीव भी कर लोगे। तो बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को हमने यहाँ डिस्कस किया, और इसके साथ साथ अब अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, गोल्डन रूल अप्रोच। कि गोल्डन रूल्स जैसे हमारे 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ऐसे ही 3 अलग अलग अकाउंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। तो नोट करो बेटा गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल के लिए एक चर्चित स्टोरी काफ़ी चर्चा में रहती है स्टोरी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सुबह सुबह जागते ही अपना ड्रॉज खोला, उसमें से एक स्लिप निकाला, और स्लिप निकालने के बाद उस स्लिप को थोड़ी देर देखा और फिर वापस से रख दिया, फिर अपने काम पर चला गया, ताला बंद कर दिया उसका। सारी लाइफ उसने ऐसा किया, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार वालों ने बोला कि इस ड्रॉज में से डेली ये कुछ निकाला करता था, रखा करता, चेक करो था क्या। तो जब उसमें स्लिप निकाला गया तो वहाँ था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मेन मुद्दे की बात है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो ये जो अकाउंटेंट होते हैं ना, उनकी लाइफ का एक सारांश होता है, ये कंक्लूजन होता है, इनके बिना उनकी दुनिया नहीं चलती। डेबिट क्रेडिट ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो उसी रूल्स को हम गोल्डन रूल एज्यूम करते हुए नोट डाउन कर रहे हैं बेटा। फॉर अगर गोल्डन रूल की बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट के लिए फॉर पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बेटा पर्सनल अकाउंट में पर्सन होता है, तो पर्सन या तो हमेशा रिसीवर हो सकता है या गिवर, तीसरा कोई सर्कमस्टांसेस नहीं होगा। अगर पर्सन रिसीवर है तो आप उसे डेबिट करेंगे, पर्सन अगर गिवर है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बोला भी था कि बेटा जब भी जर्नल एंट्री बनाओगे तो हमेशा अपने आप को बिजनेस ट्रीट करोगे। मैं बिजनेस हूँ, मैं अपनी एंट्रीज बना रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई भी पार्टी या तो रिसीवर होगी या फिर गिवर। अगर बिजनेस को कुछ मिला है तो सामने वाली पार्टी कौन हो गई? गिवर। और बिजनेस ने कुछ पे किया है तो सामने वाली पार्टी क्या हो गई? रिसीवर। तो बिजनेस हमेशा सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेगा कि जिस पार्टी को मैं नोट डाउन करने जा रहा हूँ वो पार्टी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर है या गिवर है। क्लियर? अब देखो कहानी को कुछ इस तरीके से समझना। बेटा जैसे मैं एंट्री बना रहा हूँ, मैं बिजनेस में अपनी एंट्री बना रहा हूँ, तो लेट सपोज मैंने आपको 1 लाख का पेमेंट किया, तो यू आर द रिसीवर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है? रिसीवर। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कौन हूँ? गिवर। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी है। तो हम बिजनेस हैं, हम अपनी एंट्री बना रहे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला रिसीवर है या फिर गिवर। क्योंकि ये तो सबको मालूम होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बट कहानी ये है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर, ये भी देखने वाली बात होती है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सामने वाला रिसीवर है तो उसे डेबिट करेंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला गिवर है तो उसे क्रेडिट करेंगे। अब जब वो अपनी एंट्री बनाएगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फील करेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन हो गए? गिवर हो गए। तो जब मैं गिवर हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली गिवर को उधर अपने यहाँ क्रेडिट करेगा, तो मैं उसे डेबिट करूंगा, वो मुझे क्या कर लेगा? क्रेडिट कर लेगा। ये बात क्लियर? तो एक ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों पार्टी अपनी अकाउंटिंग कर रही होती हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंट्री बनाएगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एंट्री बनाऊंगा। लेकिन जब भी एंट्री बनाए तो एज्यूम कर लें कि मैं बिजनेस और मैं अपनी एंट्री पास कर रहा हूँ। क्लियर? पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फॉर रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट की बात करते हैं तो बेटा आपने इतना तो समझा होगा, रियल में टेंजिबल थिंग्स वगैरह होती हैं, या तो ये थिंग्स आएंगी या फिर ये थिंग्स जाएंगी। किसी बिजनेस हाउसेज में जो टेंजिबल थिंग्स असेट्स वगैरह होंगी या तो वो आएंगी या फिर उनका जाना होगा। अगर आए तो उन्हें डेबिट कर दो, जाए तो उसे क्रेडिट कर दो। व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा नॉमिनल अकाउंट की अगर हम बात करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस credits all income and profits। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ मुद्दा ये रखा कि भाई लॉसेस और आपके एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे और इनकम्स और प्रॉफिट्स आपके क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ऐसे फंडामेंटल्स को आप फॉलो करोगे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। तो दो फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, पहले तो टाइप्स ऑफ अकाउंट और फिर उनसे कनेक्टेड गोल्डन रूल। जब भी एंट्री बनाएंगे तो टाइप्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल लगा देंगे, एंट्री हमारी ठीक होगी। एक ट्रांजेक्शन को अगर हमने सही रिकॉर्ड कर दिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाना है। अगर एक भी आइटम को अगर हमने सही रिकॉर्ड कर दिया तो दूसरा पार्ट अपने आप में रिकॉर्ड हो जाना है, क्योंकि एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। अगर डेबिट हमने सही कर दिया तो क्रेडिट सही हो जाएगा, क्रेडिट सही कर दिया तो डेबिट सही हो जाएगा। और हालांकि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम दोनों पार्ट्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करें। बात क्लियर? तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, एग्जाम्पल नोट करो कुछ, वन बाई वन करके यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जनरल एंट्री बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, फर्नीचर परचेज्ड
फर्नीचर परचेज, बेटा बातें मत करो, ₹1,00,000 इन कैश। जनरल एंट्री बनानी है बेटा, ₹1,00,000 का फर्नीचर परचेज करा हमने, और वो भी कैश में परचेज करा। फर्नीचर जब भी हम परचेज करते हैं, अगर हम फर्नीचर वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम गुड्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मे बी पॉसिबल कि हम फर्नीचर में डील करते हो, फर्नीचर परचेज करके फर्नीचर सेल करते हैं, तो फिर हम उसे फर्नीचर नहीं बोलेंगे, फिर हम उसे गुड्स बोलेंगे। फर्नीचर खरीद के फर्नीचर ही सेल कर रहे हैं तो उसे गुड्स बोला जाएगा। फिर अगर फर्नीचर खरीद के हमारी यूज़ करने की इंटेंट है तो फिर हम उसे असेट्स का नाम देंगे, फिर उसे फर्नीचर का नाम देंगे। और असेट्स ना सालों साल चलती है, कोई ऐसा नहीं कि वो आपको विद इन अ ईयर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाना है। तो जिसका बेनिफिट हमें ईयर्स तक मिलना है तो उस वैल्यू को हम एज असेट्स रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ दो असेट्स पिक्चर में आ जाती हैं, एक तो कैश और दूसरा फर्नीचर। कैश हमारा रियल नेचर का अकाउंट है और फर्नीचर भी हमारा रियल नेचर का अकाउंट है। एक आइटम हमारा जा रहा है और दूसरा आइटम हमारा आ रहा है, तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, जो आए उसे डेबिट कर दो। तो फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों ही रियल नेचर के थे, दोनों को रिकॉर्ड कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा जब भी कोई एंट्री बनाते हैं ना तो उसके लास्टली नरेशन मेंशन कर देते हैं। नरेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो एंट्री है वो किस पर्पज से बनाई, वो पर्पज हमारा डिफाइन हो जाए। अब पर्पज जब डिफाइन करते हैं तो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बीइंग। बीइंग का मतलब होता है बाय रीजन ऑफ, ये एंट्री हम किस रीजन से हम बना रहे हैं। तो यहाँ नोट कर दो कि बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अमाउंट आपकी ₹1,00,000 की रिकॉर्ड कर दोगे। एग्जाम्पल नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट बना दो इसे। पॉइंट नंबर सेकंड, एक एक करके एंट्री नोट करते जा रहे हैं, एक एक करके बेटा एंट्री नोट करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, राइट। पेमेंट मेड टू डेटर्स ₹50,000 इन कैश। बेटा आपने डेटर्स को पेमेंट किया, अब डेटर्स का मैंने नाम नहीं लिखा तो फिर आप उसे डेटर ही ट्रीट कर लेंगे। कई बार ना सारे के सारे जिन जो पर्सन्स होते हैं जिनसे आपने कहीं ना कहीं जिनको आपने गुड्स पेमेंट, बेटा मेड टू क्रेडिटर्स कर लो, इसे डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स कर लो बेटा। जिन पर्टिकुलर पर्सन को सामान सेल किया होता है वो डेटर्स होते हैं, उनसे पेमेंट आपको मिलता है। जिन पर्टिकुलर पर्सन से सामान खरीदा होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं, उन पर्टिकुलर पर्सन्स को आप पेमेंट करते हो। तो मेन मुद्दे की बात है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ₹50,000 इन कैश। कैश में आपने 50,000 का पेमेंट किया। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ ऐसे पर्सन जिनको आप पेमेंट कर रहे हो तो वो रिसीवर होंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या गिवर होंगे? भाई किसी भी पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर होगा या गिवर होगा? जाहिर सी बात है रिसीवर होगा। तो क्रेडिटर आपका क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और हमने फंडामेंटल क्या पढ़ा है? डेबिट द रिसीवर। तो क्रेडिटर को तो डेबिट कर दोगे अभी आप। साथ ही साथ में दूसरा आइटम यहाँ पर क्या? कैश। कैश आपका कम हो रहा है या बढ़ रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कैश का आउटफ्लो हो, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। व्हाट गोज आउट? क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट कर दोगे और क्रेडिटर को आप क्या कर दोगे? डेबिट। देखो मैं आपसे सिंपली ये बात बोल रहा हूँ कि एंट्रीज में हम चाहें तो स्पीड बना सकते हैं, यही टॉपिक इमीडिएटली खत्म कर सकते हैं। और आपका बार बार मन करेगा मैं रटी हुई एंट्री बनाऊं, लेकिन आपने वो तरीका फॉलो नहीं करना। दो कौन कौन से एस्पेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं पहले फील करना है,
डेबिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये अंदर से प्रोसेस चलना चाहिए आपका। शुरुआती टाइम पर दिक्कत आएगी आपको, फिर आपकी आदत बन जाएगी। अपने आप से ही ब्रेन में जैसी आइटम आएगा, अपने आप से ही ब्रेन में डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, वो विजिट करना चालू हो जाएगा। रटे हुए फंडामेंटल्स को यूज करोगे तो सिंपल एंट्रीज को तो बना लोगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स एंट्रीज को आप लॉजिकली नहीं बना पाओगे, वहीं पर एरर हो जाएगी। हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हर एंट्री हमारे लिए इक्वल है, एक जैसी है, कोई ना तो कोई डिफिकल्ट है ना कोई इजी है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर क्रेडिटर हमारे लिए रिसीवर है, एज अ बिजनेस के तौर पर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ तो वो रिसीवर हो गया, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। तो मैंने एंट्री क्या बनानी है, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर डेबिट कितना बेटा, 50,000, और साथ ही साथ इसे पेमेंट कैसे कर रहा हूँ बेटा मैं, कैश में। तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट, मैं 50,000 की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ। ये बात क्लियर, कोई समस्या तो नहीं। नोट डाउन कर दो बेटा, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। पॉइंट नंबर थर्ड, गुड्स सोल्ड टू राधा ऑन क्रेडिट, वर्थ रुपीज 80,000। राधा को सामान सेल कर दिया कितने का बेटा, 80,000 का। क्या एंट्री बनेगी बेटा, राधा इधर रिसीवर है या गिवर, भाई सामान हम सेल कर रहे हैं, सामने वाला क्या पार्टी क्या हो गया, रिसीवर। तो मैं बिजनेस सामने वाले को सामान सेल कर रहा हूँ, वो रिसीवर हो गया। और राधा जब रिसीवर है तो राधा को डेबिट किया जाएगा, हाँ या ना। दूसरा बेटा, सेल आपका एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, प्रॉफिट है, इनकम है, असेट्स है, क्या है, सेल। सेल आपका प्रॉफिट है या इनकम है, इनकम है या प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं है बेटा। प्रॉफिट तो तब होगा सेल माइनस परचेज माइनस ऑल एक्सपेंसेस करके जो हमारा प्रॉफिट आए कैलकुलेटेड। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड होते हैं। जो इनफ्लो आ रहा है वो सब इनकम, जो आउटफ्लो है वो एक्सपेंसेस। अमाउंट इनकर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज एक्सपेंसेस, और अमाउंट रिसीव्ड ड्यू टू सेल और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज नोन एज इनकम। बात क्लियर। तो यहाँ पर जब हम सामान सेल कर रहे हैं वो इनकम है आपका, और जब इनकम हो या फिर हमारे एक्सपेंसेस हो, इसका गोल्डन रूल हम नॉमिनल अकाउंट को क्या पढ़ते थे, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। साथ ही साथ में इन्होंने बोला रिसीवर इज डेबिटेड, तो राधा को डेबिट कर देंगे और इनकम को क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। तो दोनों साइड को हम टैली कर पा रहे हैं। तो एंट्री बना दो, राधा डेबिट, इनकम का नाम क्या है बेटा, सेल्स के तौर पर, राधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। अब हालांकि ये सेल की एंट्री हमने बहुत बार बना रखी है, कैश टू सेल्स, पार्टी टू सेल्स, रटी पड़ी है, परंतु अब हमको क्या करना है, इसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, रूल्स के अकॉर्डिंगली क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर 4, गुड्स लॉस
बाय फायर ₹1,50,000। गुड्स लॉस बाय फायर ₹1,50,000। बनाओ बेटा एंट्री। गुड्स लॉस बाय फायर। हो गया बेटा, क्या एंट्री? लॉस बाय फायर टू कैश। बेटा चलो, लॉस बाय फायर समझ में आ रहा है कि लॉस था, आपने उसे डेबिट कर दिया, लॉसेज आर डेबिटेड। बट कैश कहाँ आउटफ्लो हुआ यहाँ पर? जैसे टू कैश किया आपने 1,50,000, तो आप ये भी तो देखो कि जब कैश का आउटफ्लो है ही नहीं तो कैश को क्रेडिट क्यों करें हम, राइट? तो वो पॉइंट्स आप देखो सिर्फ, नो मैटर गलत कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि अगर हमको सही आ रहा होता तो क्लास में बैठने की फायदा क्या था? ठीक है, गलत कर रहे नो मैटर, बट इस पॉइंट को ध्यान रखो आगे से कि अगर जो आइटम डील ही नहीं हुआ जिस आइटम में, तो उस आइटम को डेबिट क्रेडिट क्यों करें, ये आगे से फोकस करना है। ठीक है, क्या क्रेडिट करें? डेबिट तो एक बच्चे ने बता ही दिया। परचेज को क्रेडिट क्यों कर रहे हो बेटा? इन्होंने बोला कि सर सामान जलाए, गुड्स जलाए, तो वो परचेज का ही तो पार्ट होता है। जब भी परचेज करते हैं तो हम गुड्स को ही तो क्रेडिट करते हैं भाई। जब भी हम सेल करते हैं तो गुड्स को ही तो क्रेडिट करते हैं। जब गुड्स हमारा जाता है तो सेल को ही तो क्रेडिट किया जाता है, और गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम परचेज को डेबिट कर लेते हैं। सिस्टमेटिक सी बात है कि आपका सामान जलना मतलब सामान का एक तरीके से चले जाना, वो जाने के बराबर हो गया ना। जैसे सेल में चला जाता है वो क्रेडिट हो जाता है, तो यहाँ पर गुड्स आपका फायर से क्या हो गया, लॉस में चला गया। तो सिस्टमेटिक सी बात है, आपके पास तो नहीं है ना, रिसोर्स का तो आउटफ्लो हो ही गया ना। गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स जब जब हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो सिंपल सी एक एंट्री बनती है, कैश का आउटफ्लो हो गया। कैश में जैसे खरीदा और हमने परचेज को डेबिट कर लिया, सामान हमारे पास आ गया, थिंग्स हमारे पास आ गई। या गुड्स को कई बार जब ईयर एंड पर वैल्यूड किया जाता है तो स्टॉक के बराबर उसे वैल्यूड कर लेते हैं, वो बैलेंस शीट में चला जाता है। सेम टाइम पर जब आपका लॉस होगा फायर की वजह से, तो उसमें स्टॉक या परचेज ही आपका अफेक्ट होगा। 10 लाख का परचेज है, उसमें से 1.5 लाख का जल गया, तो परचेज की वैल्यू ही क्या होगी, कम होगी। अब परचेज जब किया था वो डेबिट था, अब उसकी वैल्यू को कम करने के लिए, हटाने के लिए आप कितना कर दोगे, उसे क्रेडिट कर दोगे। तो सिस्टमेटिक सी बात है, जो लॉस होता है लॉसेस को डेबिट कर देंगे, लेकिन कैश क्रेडिट मत करना। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बनाओ बेटा, लॉस बाय फायर डेबिट 1,50,000। अब देखो इस एंट्री की जो लिमिटेशन है, वो फील करने की जो लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशंस को आपका डायमंड रूल अप्रोच ठीक करेगा। यहाँ क्या है कि जब बच्चा एक्सपर्ट नहीं होता, जब उसको जानकारी नहीं होती, तो उस दौरान वो स्टक सा कर जाता है। क्योंकि जैसे स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक एक्चुअलिटी में तो गया नहीं, लेकिन हमें ये फील करना पड़ेगा, जलना मतलब एक तरीके से चले जाने के बराबर है, व्हाट गोज आउट, जाने के बराबर ही एक तरीके से। या दूसरे शब्दों में, जब खरीदा था तो उसे डेबिट किया था, जब वो जल गया तो उसे जस्ट रिवर्स करा जाएगा, क्रेडिट करा जाएगा। लेकिन डायमंड रूल अप्रोच में ऐसे लॉजिक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ जब हम इसी समस्या की बात करेंगे तो बड़ा इजीली ये प्रॉब्लम टैकल हो जाएगी, राइट? मैं जब आपको डायमंड रूल अप्रोच पढ़ाऊंगा तो इस टाइप की जो समस्याएं होती है ना, जो गोल्डन रूल अप्रोच में आ रही है, उनको डिस्कस करेंगे। वहाँ जल्दी से आंसर हम दे पाते हैं, वो इसीलिए शॉर्टकट मेथड बोला जाता है, और कन्वीनियंट और इजी भी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग उधर नहीं लगाना होता। बेटा इतनी बातें मत करो पीछे, ऐसा क्या कुछ खो गया है पीछे? बेटा इधर ध्यान दो सारे बच्चे, आपसे ही रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है। नो डाउट कि ये डिस्कशन हम बहुत बेसिक कर रहे हैं, आपने 11th क्लास में किया होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर इस डिस्कशन को आप नहीं करोगे तो मैं 100% कह सकता हूँ आगे अकाउंट्स में प्रॉब्लम आपको हर दिन आएगी।
और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम ईच एंड एवरी डे आएगी। अभी एक ये ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां आप अपने आप को बेसिक से एक्सपर्ट्स बना सकते हो अकाउंट्स में। आपको कोई समस्या ही नहीं होगी अकाउंट्स में। जैसे कई बार लगता है ना, डर सा लगता है कि पता नहीं डेबिट क्रेडिट में उलझ जाते हैं, कभी कोई समस्या आ ही नहीं सकती आपको। बट थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी छुट्टी कर दूंगा, बातें ख़त्म कर लेना फिर बैठ करके। ब्रेक में मैं आया था, मैंने काफ़ी देर सेटअप चलाने में, स्टार्ट करने में कई बार लगता है, तो मैं किसी को इंटरफेयर किया नहीं? आते बोल सकता था, अब आगे से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब मेरा कोई काम नहीं होता तो करते रहो बातें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ है ना? बट अभी जब मैं इतना बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ, तो किसी वजह से ही तो बोल रहा हूँ, बिना वजह तो बोलूँगा नहीं। तो और आपके लिए बोल रहा हूँ और आप भी ना सुने तो फिर कैसा फील होगा। हाँ है ना? तो किसी दोस्त को कुछ बोलते हो, वो नहीं सुनता, तो क्या करते हो फिर? नाराज हो जाते हो उससे। होते हैं नहीं होते? कोई जब आपकी नहीं सुनता तो उससे नाराज ही होते हैं। तो इन बातों पे तो बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं, ना सुनने वाली बातों पर। तो अब ये बार बार इशू आप मेरे साथ बनाते रहते हैं, गलत बात है आपकी। गुड्स लॉस बाय फायर 1,50,000 लॉस बाय फायर डेबिट कर देंगे, और टू स्टॉक के बजाय आप परचेज को क्रेडिट कर दें। हालांकि स्टॉक भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अभी ये क्लियर नहीं है कि बैलेंस शीट बन चुकी है, उसके बाद आग लगी है, स्टॉक में था वो, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो परचेज को क्रेडिट कर दो 1,50,000। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आगे एंट्री बना लें बेटा। गुड्स स्टोलन ₹10,000। 10,000 रुपये का सामान आपका चोरी चला गया। लॉस बाय थेफ्ट कर देंगे बेटा इसे। हाँ है ना? लॉस बाय थेफ्ट कर देंगे, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। टू परचेज अकाउंट। 10,000 रुपये से आप इस एंट्री को बना दोगे। एक तो लॉस हो गया और दूसरा परचेज को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6। फर्नीचर परचेज एंड फर्नीचर परचेज किया, उसके साथ साथ में सेटअप वेजेस गिवन ₹15,000। फर्नीचर प्राइस ₹3,15,000। बेटा फर्नीचर परचेज किया और उसे सेटअप करने के लिए आपने बेजिस दिया 15,000 रुपये का, साथ ही साथ में फर्नीचर का प्राइस है 3,15,000 रुपये। एंट्री बनाइए।
एक बात बताओ, किसी फर्नीचर को सेटअप करने के लिए जो खर्चे पे करते हो, क्या वो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होते हैं या नहीं होते? कोई भी ऐसा खर्चा जो शुरुआती टाइम पर असेट्स को सेटअप करने के लिए किया जाए, वो असेट्स का ही पार्ट बन जाता है। तो ये जो 15,000 रुपये ना, वो फर्नीचर के पार्ट बन जाएंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 3,30,000। 3,30,000 की एंट्री बनाओगे फर्नीचर परचेज करने की। बेजिस यहाँ पर नोट डाउन नहीं करोगे, ये मान के चलोगे 3,30,000 का फर्नीचर खरीदा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा यहाँ पर आपकी? फर्नीचर डेबिट, क्योंकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। फर्नीचर डेबिट टू 3,30,000। बीइंग फर्नीचर तीन लाख तीस हजार क्लियर। अब जो एक एंट्री में नोट करा रहा हूँ, आप उसे रफली कहीं इधर उधर नोट कर लेना, बस आंसर निकालने का प्रयास करना। इनके साथ नोट मत करना, क्योंकि वो एंट्री जस्ट मैं आपको इसलिए नोट करा रहा हूँ कि आपको ये जो गोल्डन रूल अप्रोच है ना, इसकी कुछ समस्याएं आपके सामने आ सके। चलिए, मैं यहाँ से रफ कर दूंगा बेटा इसे। डिस्काउंट गिवन ₹10,000, क्या एंट्री बनाओगे इसकी? डिस्काउंट गिवन ₹10,000, एंट्री बनाओ आराम से। डिस्काउंट गिवन ₹10,000। लेकिन कैश तो बेटा इसमें कहीं है ही नहीं, चेक भी कहीं नहीं है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं। मैंने आपको बोला डिस्काउंट गिवन ₹10,000, इसकी एंट्री बनाओ। देखो पहले तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, इस इसमें दो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। फिर देख लो रिसीवर गिवर कौन है, इस टाइप से भी आप फील कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से फील कर सकते हो। एक एंट्री मुझे बताओ कि सर इसकी एंट्री क्या बनेगी। नो डाउट मैं समझ रहा हूँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी उसे फील करने में। कर सकते हो। मतलब डेबिट क्या करना चाह रहे हो आप? डेबिट क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ एज अ बिजनेस, तो सामने वाला कौन, क्या रिसीवर हो गया? डेबिट द रिसीवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आप टू सिंडिकेटर्स कर रहे हैं, है ना? या डेटर्स क्रेडिटर्स जो भी करना चाहें, आप उन्हें क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टी को क्रेडिट, जबकि वो होना क्या चाहिए? डेबिट। कंफ्यूज कर दिया ना मैंने आपको? हाँ, डिस्काउंट हम, जाहिर सी बात है, डिस्काउंट डेबिट करेंगे और डेटर्स को आप क्रेडिट कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बेटा जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ और आप डेटर हैं एज, तो आप रिसीवर हो गए। रिसीवर इज डेबिटेड, लेकिन आप रिसीवर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बोलो बेटा। आप एंट्री सही बना रहे हो, एंट्री गलत नहीं है, बट मैं आपको अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहा हूँ, क्योंकि
गोल्डन रूल अप्रोच में इस टाइप के कन्फ्यूजन्स आते हैं। अब जैसे डिस्काउंट का देना मतलब आपका डिस्काउंट रिसीव करना, और कई बार ऐसा लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फील करें तो रिसीवर डेबिट होना चाहिए। बट इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन इस टाइप के कन्फ्यूजन्स के लिए, कन्फ्यूजन है नहीं, बट ऐसा कन्फ्यूजन आए तो गोल्डन रूल अप्रोच के बजाय डायमंड रूल अप्रोच हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। डायमंड रूल अप्रोच में ये देखा जाता है कि भाई लॉसेज है, डेबिट होगा, राइट, और किसी असेट्स का अगर बैलेंस कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। भाई डिस्काउंट जब हम देंगे तो डेटर्स का बैलेंस कम होगा या नहीं होगा, हाँ है ना, तो वो डायमंड रूल अप्रोच के अकॉर्डिंगली डेटर का बैलेंस कम होगा तो वो क्रेडिट हो गया, और लॉस बढ़ेगा तो इसका मतलब वो डेबिट हो गया। तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ता, वहाँ सीधा सीधा डिस्काउंट को डेबिट कर दो और डेटर को क्रेडिट कर दो। बट यहाँ फील करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन टेक्निकल सी बात है, डिस्काउंट हम किसको देंगे, जो हमें पेमेंट करेगा, और पेमेंट करने वाला पार्टी क्या होगा, डेटर होगा। जब डेटर हमें पे कर रहा है तभी तो उसे डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट दे रहे हैं तो उतने अमाउंट से हम डेटर के बैलेंस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। और कभी भी डिस्काउंट आइसोलेशन में नहीं दिया जाता कि आप मेरे पास आए डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कभी नहीं दिया जाता ऐसे कि आप सीधे आए डिस्काउंट दिया, आप मेरे पास आओगे पेमेंट करोगे तब डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये एंट्री हमेशा पेमेंट के साथ आती, तब तो दिक्कत नहीं थी, आप इजीली बना देते कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और ऐसी एंट्री बहुत सारी बनाई भी होंगी आपने। लेकिन जैसे ही मैंने स्पेशली बोला कि 10,000 का डिस्काउंट दो तो आप कंफ्यूज हो गए। मेरा ये कहना है कि कई बार ना जब कंबाइंड एंट्री बनाते हैं तो हमारे लिए क्वाइट ईजी हो जाता है। बट अगर हम बात करें सिंपली डायमंड रूल अप्रोच में, इस टाइप की कई बार फीलिंग के इश्यूज आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आगे जा करके इन कंसेप्ट को टैकल करना सीख जाओगे। स्टिल अगर अभी के लिए अगर हम बात करते हैं हैंड टू हैंड, सर हमको समाधान कैसे मिले, हैंड टू हैंड सही एंट्री कैसे बनाएं, तो फिर इससे अगली अप्रोच जो है डायमंड रूल अप्रोच, वो काफ़ी हद तक हमारी मदद करेगी शुरुआती टाइम पर। बाद में हम दोनों अप्रोच से एंट्री बनाएंगे, और एग्जामिनर को थोड़ी ना मालूम होता है कि हमने गोल्डन रूल अप्रोच से सोचा था या डायमंड रूल अप्रोच से सोचा था। उसको तो एंट्री सही चाहिए, चाहे हम गोल्डन से बनाएं या फिर डायमंड से बनाएं, दोनों मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। डिस्काउंट गिवन ₹10,000, तो डिस्काउंट डेबिट टू डेटर्स। अब कैश नहीं करेंगे बेटा इसमें क्रेडिट, क्योंकि कैश का आउटफ्लो कुछ भी नहीं है। बात क्लियर। बीइंग डिस्काउंट गिवन, बेटा एक तो हमने ये टॉपिक गोल्डन रूल अप्रोच से कुछ सैंपल एंट्रीज बनाए। अब दो होमवर्क हो जाते हैं अभी तक आपके पास। पहला होमवर्क, कोई भी ऐसा अकाउंट सर्च करना जिसे आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो कि ये पर्सनल, रियल है या नॉमिनल। दूसरा होमवर्क ये होता है किसी भी अकाउंट्स की बुक में आपको कोई भी ऐसी एंट्री जो देखने के बाद आप उसे बना नहीं पा रहे हैं, कोई भी रैंडमली बुक उठा लेना और उसमें से देखना 11th की उठा लेना या 12th की उठा लेना, और जो भी एंट्री आपसे ना बन पा रही हो उसका जो क्वेश्चन क्या है उसे नोट शॉर्ट में नोट करके लेके आ जाना। उस एंट्री को हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा हर एक बच्चा एक एक दो दो एंट्री तो सर्च कर ही लेगा। कुछ एक अकाउंट भी आप सर्च कर लोगे, ये हमारे से नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा कि ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। यहाँ तक के टॉपिक में बताओ किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर है। कल संडे का दिन है। संडे मतलब फंडे नहीं है, संडे मतलब रिवीजन डे होना चाहिए आपका। रिवाइज कर लेना बेटा, और ये टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करके और एंट्री सर्च करके लेके आनी है बेटा, राइट। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।